नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिथि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए यदि इससे पहले कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जिक्र करूं, वो खबर जिस खबर का मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा वो खबर भारत से है और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की बात कर दी गई। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव, जहाँ की जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा में एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा। बताना चाहूंगा कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को होंगे। यहाँ बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कश्मीर में जिस तरह के समीकरण हैं, सियासी समीकरणों की बात करें हम, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और परिसीमन के बाद जो 7 नई सीटें बढ़ाई थी उसमें जम्मू की 6 सीटें और 1 सीट कश्मीर की है। तो यहाँ पर जो है कुल 90 सीटें हैं जी। हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं। इन सीटों पर चुनाव होना है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। 2014 से 2024 के बीच यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। दिसंबर 2018 से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें थी, जिनमें से 4 सीटें लद्दाख की थी। अब लद्दाख की सीटें हटा करके 90 सीटें हो गई हैं क्योंकि लद्दाख अलग केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। इन 90 सीटों में से 43 सीटें जो है जम्मू संभाग में हैं और 45 सीटें जिसमें 7 सीटें एससी की हैं, 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन के बाद 7 नई विधानसभा सीटें बढ़ी हैं और उसमें 6, जैसे मैंने पूरे बताया कि 6 सीटें जम्मू कश्मीर जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा मैं जरूर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा तो होगी, लेकिन इस मौका जो है वो यहाँ थोड़ा सा अलग है दूसरे राज्यों की, क्योंकि यहाँ राज्यपाल को भी विधानसभा में 5 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ऐसे में यहाँ 90 सीटें वो जिन पर चुनाव हो रहा है और 5 वो सीटें जो राज्यपाल जिनको मनोनीत कर सकते हैं वो अधिकार है। ऐसे में कुल 95 सीट हो जाती हैं और बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों तक पहुंच जाता है कि जिसके पास 48 सीटें होंगी वो यहाँ सरकार बना। देखिए यदि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में ये 5 सदस्य नई सरकार बनाने में निर्णायक की भूमिका में होते हैं वो 5 सदस्य जिनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और बताना चाहूँ कि हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा के चुनाव में देखा जा रहा है कि 10 साल से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मुख्य व मंत्री बदलने के फार्मूले और चमत्कार के सहारे यहाँ हैट्रिक की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री बदला और मुख्यमंत्री बदलने के बाद जो अब चमत्कार होने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2024 में ही मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 5 सीटें जो है उनको गंवानी पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी से जो है सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली थी यहाँ पर एक बार फिर। और दूसरी ओर लोकसभा के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस सरकार विरोधी लहर के सहारे 10 साल बाद सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। यदि हम देखें हरियाणा में मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें जजपा है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, बसपा। हो सकता है कि कुछ सीटों पर ये जो दूसरे राजनीतिक दल हैं ये त्रिकोणीय मुकाबले की यहाँ तस्वीर बना सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार होने से जो नायब सिंह सैनी है उनके नए चेहरे और पार्टी के प्रबंधन पर भरोसा है। दूसरी तरफ कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे के मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान आंदोलन बड़ी चुनौती वहां पर बना हुआ है। दोनों पार्टियों के लिए आंतरिक गुटबाजी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार से बाहर हैं, तो इस कारण से उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। और ऐसे में वहाँ चुनाव की क्या तस्वीर होगी वो देखना दिलचस्प है। दूसरी तरफ बात करूंगा राजनीति की, एक और खबर है जो महाराष्ट्र से है। हालांकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, झारखंड में भी चुनाव होना है, उनकी घोषणा भी अभी नहीं की गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की है, क्योंकि माना जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव होंगे। 2009 से हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे और हरियाणा का 3 नवंबर से पूरा होना है। इस तरह से चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र में अभी मानसून है, त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है और सुरक्षा के चलते अभी चुनाव नहीं है। ठीक है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक होने वाला है। वहीं शैलेश विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा उपचुनाव से भी बताया गया त्योहारी सीजन के चलते, क्योंकि कई सीटों पर अभी चुनाव होना है, विधानसभा सीटें हैं और वायनाड की लोकसभा सीट है। तो ये भी देखा जा रहा है कि इन जो घोषणा चुनाव की तारीखों की वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ की जा सकती है। अब क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र है, तो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय एक बयान उद्धव ठाकरे का जो है वो बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि उस जैसे उन्होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। ये महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक हुई थी और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज तो हो गई हैं, हालांकि घोषणा नहीं हुई। इसी बीच में मुंबई में शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी जो एमडीए है उसके नेताओं की बैठक आयोजित हुई और इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री फेस का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि मतलब पवार साहब जो है वो और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज सिंह जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे मैं उस चेहरे का समर्थन करूंगा, उस नाम का समर्थन करूंगा। ये कहकर के उन्होंने सियासत कर दी थी, क्योंकि जैसा कि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना रहे। तो ऐसी स्थिति में और कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ से बात करूंगा बांग्लादेश से खबर है, जहाँ बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो फोन किया है हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया, वो खबर भी चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने अपने देश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों की संबंधित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आगे ले जाने के तरीकों पर चर्चा की है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा है कि बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने फोन किया था और लोकतांत्रिक स्थिरता और शांतिपूर्ण बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन की बात कही है और दोहराया, उन्होंने अपनी बात को दोहराया। एक और खबर है कि जेलेंस्की का जो बयान सामने आया है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो कहा है कि रूसी सुरक्षा पर अब यूक्रेनी का कब्जा हो गया है और यूक्रेन ने सुरक्षा पर जो है कब्जा कर लिया है। करीब 5000 लोगों की आबादी वाला यह शहर रूस और यूक्रेन की सीमा से करीब 10 मीटर के अंदर स्थित है और 10 किलोमीटर अंदर रूस में आता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन का इस शहर पर कब्जा हो गया है और यूक्रेनी आर्मी चीफ जनरल सिरस्किन का जो कहना है कि वहां यूक्रेन सैन्य कमांडेंट का कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। वहीं रूस ने कहा है कि कुछ हमले के पीछे नाटो देशों का भी हाथ हो सकता है। ठीक है जी ठीक है सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर 3 फेज में चुनाव होने हैं और हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला देखा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेर सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे का लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनको अब चुनाव में दिलचस्पी नहीं है। आपने बांग्लादेश की बात कही, जैसे कि वहाँ के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने भारतीय पत्रकारों को न्योता दिया है कि आए और वहाँ की स्थिति का आकलन करें कि वहाँ की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इसी क्रम में मैं मध्य प्रदेश की ओर रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी है बताने के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी। देखिए जी, एक बड़ी खबर प्रदेश के मदरसों से जुड़ी हुई है और इसको लेकर जो एक सरकार की तरफ से जो फैसला आया है उससे जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के 1500 से अधिक मदरसों में पढ़ाई करने वाले गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को अब उनके धर्म के अलावा दीनी तालीम या किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। सरकार से मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त लेने वाले मदरसे यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो तत्काल उनका जो अनुदान है या सहायता है वो बंद कर दी जाएगी। साथ ही
मान्यता भी उनकी निरस्त हो सकती ठीक है। है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) का हवाला दिया गया है। हम्म। इसमें ये भी साफ कर दिया गया है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के नाबालिग होने की सूरत में अभिभावक की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। हम्म। स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब मदरसों में दीनी तालीम, किसी भी धार्मिक शिक्षा को देना या उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा ठीक सकेगा। है। उच्च स्तर से सहमति के बाद शिक्षा विभाग की जो कमिश्नर है उन्होंने ये आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो मदरसों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। अब तमाम कवायद के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके बड़ी पाबंदी इसको लेकर लगा दी है। ठीक है। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में ये भी साफ कर दिया गया है कि यदि मदरसों में गैर मुस्लिम यानी हिंदू या ऐसे मुस्लिम छात्रों के नाम जो फर्जी पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी। ठीक। अनुदान बंद करने के साथ मान्यता तो निरस्त होगी ही, सभी मदरसों की पड़ताल की रिपोर्ट भी सरकार ने मांगी है। ठीक। एक खबर, जिस तरह से कोलकाता रेप मामले को लेकर पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है, लगातार एजिटेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर जिस तरह से जूनियर डॉक्टर कल हड़ताल पर चले गए थे, तो कोलकाता मामले में अब मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स खुलकर विरोध में उतर आए हैं। बिल्कुल। अब तक जो हड़ताल एम्स भोपाल तक सीमित थी, अब वो पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। शुक्रवार को जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि जूडा के बैनर तले प्रदेश भर के में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने ओपीडी का बहिष्कार किया। इससे ओपीडी प्रभावित रही, ऑपरेशन भी टालने पड़े, इमरजेंसी में इलाज जारी रहा। अब शनिवार को भोपाल यानी कि आज इंदौर के निजी अस्पतालों ने भी ओपीडी बंद करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ अगर जूडा की माने तो जूडा के अनुसार ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी और निश्चित तौर पर तमाम सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टर्स हड़ताल पर है, जो जूडा हड़ताल पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त हुआ है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाई कोर्ट ने पूछा है कि पूर्व में जारी आदेश के बाद बिना कोर्ट की मंजूरी के भोपाल में डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों गए। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव, डीन गांधी मेडिकल कॉलेज के अलावा जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जीएमसी भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दी जाए। नरसिंहपुर निवासी अगर हम अशोक तिवारी की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से हड़ताल को चुनौती दी थी, उसके बाद कोर्ट का ये जो एक्शन है वो सामने आया है। एक खबर, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं पन्नालाल साक्य, एक बार फिर उनके जो विवादित बोल हैं वो चर्चा में हैं। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले गुना से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है पन्नालाल साक्य ने एक कार्यक्रम में फिर अपने बिगड़े बोल बोले हैं। बुधवार को नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सांसदों को लुच्चा कह दिया। यही नहीं, उन्होंने वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वह कल भारत में भी होगा। कार्यक्रम विभाजन की विभीषिका के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया गया और इसी पर पन्नालाल साक्य का ये बयान आया है। ये ठीक वैसा बयान है सुरक्षा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया था, उन्होंने बांग्लादेश में जो चीज हुई है वो मध्य भारत में होने की बात कही थी, ठीक वैसा ही पन्नालाल साक्य ने बयान दिया है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह के कोई बयान नहीं आया गया कि इन विधायक पर एक्शन होगा या किस तरह से इनको नोटिस जारी किया गया है। एक खबर जिस तरह से तबादला नीति को लेकर है, जिस तरह से जिलों के प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं, लंबे समय से अटके ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर जल्द इंतजार खत्म हो सकता है। प्रभारी मंत्रियों के बनने के बाद राज्य सरकार कुछ दिनों में इस मामले का निर्णय करेगी। जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होने से ये मामला लंबे समय से अटका हुआ था। सरकार में इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है कि जिलों से आने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग के
जो आवेदन है हम्म। उन पर जिलों के प्रभारी मंत्री की सिफारिश लगेगी। ठीक। दूसरी तरफ सरकार ने काफी पहले तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, पर मामला जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के चलते अटका हुआ था। लेकिन जिस तरह से सभी जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, उसके बाद अब ये संभावना है कि जल्द नई जो तबादला नीति है वो आएगी और 1-2 दिन में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। जी ठीक है राजेश जी, आपने स्कूल शिक्षा विभाग का जिक्र किया कि ऐसे मदरसे को लेकर उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। वहीं कोलकाता मर्डर दुष्कर्म केस की लपटें पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी छूने लगी हैं, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इमरजेंसी में ही केवल सेवाएं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में किन खबरों को लेकर सुर्खियां बनी रही हैं बताने के लिए हमारे साथ सुनील नामदेव जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी। छत्तीसगढ़ में करीब 700 करोड़ के कोल खनन परिवहन घोटाले में ईओडब्ल्यू ने इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने 3 राज्यों हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक के बेंगलुरु में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के अलावा लगभग 3 दर्जन ठिकानों में इन अफसरों के छापेमारी की कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। मैं रिद्धि बताना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो ऑनलाइन सिस्टम था खनिज निकालने का, कोयले के परिवहन का, उसको ऑफलाइन कर दिया था और इसके जरिए 700 करोड़ से ज्यादा की रकम अफसरों ने डकार ली थी, करप्शन किया था। और ये 2 कलेक्टर थे उस समय। रानू साहू रायगढ़ की कलेक्टर थी, जो कलेक्ट्री छोड़ के भाग गई थी। इनकी ईडी ने यहाँ दफ्तर में छापा मारा था, तो ये कलेक्टर होते हुए ये भाग गई थी। दूसरे थे समीर बिश्नोई, ये आईटी सेक्टर के, जो छत्तीसगढ़ सरकार का आईटी का सेक्टर, तो उसके सचिव थे और साथ ही खनिज विभाग के सचिव भी रहे हैं। इनके अनूपगढ़ पड़ता है राजस्थान में, यहाँ पर छापेमारी की गई है। इनके ससुराल पक्ष में भी छापेमारी की गई है। करीब 2 दर्जन ठिकाने ऐसे हैं इनके जहाँ छापेमारी जारी है। इसके अलावा एक चर्चित डिप्टी कलेक्टर थी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव हुआ करती थी, जिनका नाम है सौम्या चौरसिया। रिद्धि बताना चाहूंगा ये तीनों अफसर अभी फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, क्योंकि कोल घोटाले में ये मुख्य आरोपियों में से एक है। अभी जो कार्रवाई की गई है, इनके जो ठिकाने हैं जहां पर कि इन्होंने काली संपत्ति जो जमा की है, उसको वैधानिक दायरे में लाया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से यहाँ छापे मार दिए। ठीक है। दूसरी बड़ी खबर एक बताना चाहूंगा कि बिलासपुर के सीपत में वर्ष 2018 में 10 करोड़ की लागत से एक सर्व सुविधा युक्त 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन सरकारी लापरवाही देखिए रिद्धि, इतने वर्षों बाद भी उस हॉस्पिटल की, नवनिर्मित हॉस्पिटल की सुध नहीं ली गई और उसके हॉस्पिटल के ओटी से लेके तमाम खिड़की दरवाजे सब चोरी हो गए इन 7 सालों। अब जाके जब लोगों ने सरकार को बताया कि हॉस्पिटल जो है आपके जो अन्य अस्पताल है, उन हॉस्पिटल से उनका प्रेशर कम करने के लिए वर्ष 2018 में निर्मित किया गया था, तो जब अधिकारियों ने देखा तब उन्हें सुध ली। और अब इस अस्पताल का क्या होगा जहाँ जिसके भी खिड़की दरवाजे तमाम जो वहां पे लगे हुए थे, फैसिलिटेड ओटी के इक्विपमेंट लगे थे, सब गायब है। फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन ये सरकारी लापरवाही का एक बड़ा मामला सभी अखबारों में सुर्खियों में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है। महत्वपूर्ण खबर की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा रिद्धि की, बस्तर का इलाका जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री साय ने अभी एक नई घोषणा की है कि 29 नए कैंप खोले जाएंगे। ये पुलिस कैंप जान माल की रक्षा के लिए खोले जा रहे हैं। रिद्धि बहुत खराब स्थिति में यहाँ के ग्रामीण निवास करते हैं, क्योंकि एक उनके ऊपर नक्सलियों का दबाव होता है, दूसरी ओर नक्सलियों के अलावा पुलिस का भी दबाव रहता है। तो इसलिए ये आदिवासी लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं कि नक्सलियों की सहायता नहीं की तो उनके सामने गोली मार दी जाएगी। नक्सलियों को गोली मार देते हैं। अगर वो उनकी कोई सहायता करते हैं तो दूसरी ओर पुलिस होती है कि नक्सलियों की सहायता करने के आरोप में उनको पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे मुश्किल हालात में ये आदिवासी निवासरत हैं इन इलाकों में। 29 नए कैंप खुल जाने से उनके ऊपर एक
अच्छा उनको वातावरण निर्मित होगा, ठीक है। इसके प्रयास लगाए जा रहे हैं। जी रिद्धि। ठीक है सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते अस्पताल की हालत बद से बदतर हो गई और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? रिद्धि, मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने कहा था कि देश आज इतिहास के काले अध्यायों का स्मरण कर रहा है और इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं होता है, बल्कि वह गलतियों के परिमार्जन और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का संकल्प। बिल्कुल। आखिर क्या कारण था कि हजारों वर्षों से सनातन राष्ट्र रहा और भारत गुलाम हुआ है? विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की परंपरा संस्कृति को रौंदा और देश को गुलाम बनाया। क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ही आजादी की लड़ाई भी। ठीक है। जब उसकी पूर्णता का समय आया तो इस सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो किसी युग में नहीं हुआ वह कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने विभाजन की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया और स्वतंत्र भारत को ऐसा नासूर दे दिया जिसका दंश आज भी भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में झेल रहा है। यदि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने दृढ़ता का परिचय दिया होता तो दुनिया की कोई ताकत इस अप्रत्यक्ष विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती और एन के कारण सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने देश को दांव पर लगा दिया और 1947 और इसके बाद से यह लगातार जब भी इनके हाथ में सत्ता आई है, इन लोगों ने देश की कीमत पर राजनीति, इसकी कीमत जनता को लंबे समय तक चुकानी पड़ी। विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों की परिमार्जन की तरफ ध्यान आकृष्ट करती है और कार्यक्रम में विभाजन विभीषिका पर आधारित लघु फिल्म के जरिए आम जनता का है। वहीं मैं रिद्धि बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस कोलकाता में घटना हुई उस पर उन्होंने लगातार कहा है कि जो कोलकाता के आरजी कर प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई और खास बात यह है कि महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रात में सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई और उसकी अर्धनग्न लाश में कहते हैं डॉक्टर ईश्वर का रूप होता है और उसी डॉक्टर के साथ इतना घृणित अपराध किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस जघन्य की घोर निंदा करती है एवं अपराधियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। बता दूं कि मृत डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए तथा दोषियों के प्रति अपना विरोध जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष ऋचा शर्मा, कौशिक महिला कांग्रेस अध्यक्ष और इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उसका विरोध जताया। वहीं बता दूं कैंडल मार्च में चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर जियाराम वर्मा और महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुशीला शर्मा और रुबीना राय सहित उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस तथा चिकित्सा प्रकोष्ठ की महिला शामिल। वहीं बता दूं कि इस मामले को लेकर कई डॉक्टर चिकित्सकों ने कल राजधानी लखनऊ के 1090 पर कैंडल मार्च चलाया और काफी विरोध प्रदर्शन। जब डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी से बात हुई उन्होंने कहा कि देखिए जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आज भी कहीं न कहीं आज भी उसका विरोध करेंगे और जो कोलकाता में डॉक्टर का मर्डर हुआ उस पर आज भी घटना के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी और आईएम ने 24 घंटे हड़ताल का ऐलान किया है। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी और ऑपरेशन जांच ओपीडी समेत कई सेवाएं प्रभावित होंगी। वहीं बता दूं कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी और सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे और डॉक्टरों और अस्पतालों पर हमले का भी मुद्दा उठाएगा। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की राजधानी लखनऊ में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद को गोली से उड़ा दी। राजधानी लखनऊ में एक सिपाही ने अपनी पत्नी को गोली मारा और घटना के पीछे पारिवारिक कलह बताई जा रही है। महिला जीपीओ में लिखित पत्र तैनात थी। जी ठीक है ज्ञानेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोलकाता में जो घटना हुई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आईएमए ने भी अपनी 5 मांगे रखनी है, अब ये देखना होगा कि उसकी मांगे कब पूरे होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।